कम इन सर? यस प्लीज कम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। पिता, आप कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा, बताइए आपके नाम में क्या है, क्या अर्थ है इस नाम का? सर इसका अर्थ है कि अच्छी नीति वाला व्यक्ति। तो क्या असर लगता है, क्या कोई असर है आपकी चेतना पर इस नाम का? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि अपने नाम को मैं सही सिद्ध कर सकूँ, मूल्यों के हिसाब से चलने की और अपने उसूलों पर चलने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मतलब नाम का असर होता है? सर नाम का असर ये हम कह सकते हैं कि हम नाम को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कई केस में ऐसा होता है कि नाम किसी का कुछ और है और वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कई केसेस ऐसे आपने भी एक प्रमाण पत्र में ऐसा दावा किया है कि आप राजस्थान की साधारणतः निवासी हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। क्या बता सकते हैं कि भारत के किस कानून के तहत निवासी की परिभाषा तय की जाती है? सर निवासी की परिभाषा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। अच्छा, और अभी जो नागरिकता अधिनियम में संशोधन पारित हुआ है, जी सर, इससे सिर्फ नागरिक की परिभाषा बदलेगी या निवासी की परिभाषा भी बदलेगी? सर उसमें हम नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। ठीक है। इतिहास पढ़ते समय मैं गौर कर रहा था, आपने मध्यकालीन इतिहास में ज़्यादा अध्ययन किया है। जी सर। मध्यकालीन इतिहास के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू पे आपने अलग से अध्ययन किया है, क्या खासियत थी, थोड़ा संक्षेप में बताएं। सर मध्यकाल में हम जहाँ तक सांस्कृतिक पहलू को देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारा प्राचीन युग चल रहा था, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ठीक थी और दास प्रथा भी उस स्तर पर नहीं थी। पर जैसे हम मध्यकाल में आते हैं, हम वंचित वर्गों की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। आर्थिक स्तर पर मुस्लिम शासकों ने काफ़ी काम किया, कई नई नई योजनाएं भी उन्होंने लागू की, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कई सारे प्रयास किए, तो कुछ सुधार भी देखने को मिलते हैं आर्थिक स्तर पर। फिरोज शाह तुगलक की औद्योगिकरण में क्या भूमिका थी? मध्यकाल में भारत में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ, अंग्रेजों ने आके उसको बर्बाद कर दिया, जिसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो तुगलक की क्या भूमिका थी औद्योगिक प्रगति में? सर उसने नए नए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, उसने कई नहरें बनवाई। कौन कौन से उद्योग का प्रोत्साहन दिया फिरोज शाह तुगलक ने? सॉरी सर, अच्छा वो ध्यान नहीं है आपको। स्कूल स्तर पर एक गार्गी पुरस्कार मिला था, ये गार्गी कौन है? सर गार्गी वैदिककालीन विदुषी थी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के ऋषि से शास्त्रार्थ किया था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था? जी सर। अच्छा, बाद में एक और महिला का नाम आता है जिन्होंने शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया था, वो कौन थी? सॉरी सर। अच्छा, ये ध्यान नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि भारत में आयकर दाता, व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या 1.4 करोड़ ही है, हालांकि रिटर्न भरने वालों की संख्या 6 करोड़ के आसपास है। तो ये तो एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि जब लोग रिटर्न भर रहे हैं तो आयकर क्यों नहीं दे रहे हैं? वास्तव में आयकर 1.40 करोड़ लोग ही क्यों दे रहे हैं? आयकर में जो अधिनियम है उसमें कई सारे प्रावधान है, उसके तहत आप कई तरह की छूट और एग्जेम्पशंस ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपका टैक्स बन रहा है तो ये आपको टैक्स देना होगा। तो ये इस वर्ष जो बजट में नया प्रस्ताव आया है आयकर को लेकर, क्या असर पड़ सकता है? क्या अगले साल आयकर दाताओं की वास्तविक संख्या बढ़ जाएगी बहुत? सर जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है टैक्स स्लैब को काफ़ी सुधार करने की, लिटिगेशन कानून में जिस तरह की उलझनें होती है उनको कम करने की, जैसे बहुत सारे डिडक्शन सब हटा दिए गए, रेट कम कर दिए कीजिए, तो शायद चीज़ें। आप जयपुर के एग्जाम्पशन शाखा में ही काम कर रही हैं। इस वर्ष के बजट प्रस्ताव के बाद कौन कौन से इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस बचे रहेंगे, ध्यान दिया है आपने इस पर? इनकम टैक्स एग्जाम्पशंस 70 के आसपास एग्जाम्पशन डिडक्शन तो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन 100 में से लगभग 30 बचे रहेंगे। तो कोई एक दो ऐसा महत्वपूर्ण एग्जाम्पशन जो बचा रहेगा जिसका फ़ायदा लोगों को मिलता रहेगा? सर जैसे ATCCD 2 का है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए, वो उसमें 7.5 लाख की लिमिट कर दी गई है, पर वो एग्जाम्पशन अभी भी मिलता रहेगा। ATCCD 4 का एग्जाम्पशन भी मिलता रहेगा। सुकन्या योजना वाला एग्जाम्पशन बचा रहेगा कि बंद हो जाएगा? सर वो मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। सुनीता जी सर, आप ये बता सकती हैं पिंक टैक्स से क्या मतलब है, क्या होता है ये पिंक टैक्स? सॉरी सर मुझे नहीं। अच्छा, अभी हाल में ही देखा गया कि भारत और मलेशिया के बीच में भी काफ़ी तनाव रहा है, क्या प्रमुख कारण है इसके? सर वो पाम ऑयल को लेकर काफ़ी तनाव था। पाम ऑयल को लेकर तनाव शुरू हुआ या तनाव किसी और बात से शुरू हुआ और इसका असर पाम ऑयल पे पड़ा?
सर तनाव वैसे पाम ऑयल का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? सर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडोनेशिया या मलेशिया? इंडोनेशिया है पाम ऑयल। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा। और भारत क्या विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर है पाम ऑयल का? सॉरी सर। अच्छा, हाल में ही भारत सरकार ने एक CAA एक्ट लेके आए हैं। आपको क्या लगता है इससे भारत के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपने पड़ोसी देशों से, जो कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से तो खैर संबंध बहुत अच्छे हैं भी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा या कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ CAA से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपकी एक रुचि है कि स्क्रैप से आप कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं, बहुत ही फेमस गार्डन बनाया हुआ है किसी ने, और वो भारत के किस शहर में है और किन्होंने बनाया है? सॉरी सर। आपने रॉक गार्डन नहीं सुना चंडीगढ़ में? सुना है। किसने बनाया वो? आइडिया नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन राइट नहीं है। आपका इस पे क्या विचार है? सर मेरा इस संबंध में विचार यह है कि रिजर्वेशन हम इसलिए देते हैं कि जो उनके साथ भेदभाव हुआ है सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर, ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव हुआ है उसको हम दूर कर सके। मगर जॉब में आने के बाद अगर उसको वो सुविधाएं मिल गई है तो प्रमोशन में आरक्षण। लेकिन आपको नहीं लगता कि जॉब में भी लगातार डिस्क्रिमिनेशन या मतलब भेदभाव बना रहता है? लोगों के अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अपने लॉबीज़ बन जाती हैं। सर जैसे कि M नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि हम उन 3 जो उन्होंने पॉइंट बताए थे कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए और एफिशिएंसी पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और तो आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट सही है या इस पे पुनर्विचार की ज़रूरत है? सर मैं जहाँ तक समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है कि रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। राजस्थान से आती हैं और राजस्थान अपने कल्चर को लेके बहुत प्रसिद्ध है पूरे ही देश में, और वहाँ का जो परिधान है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। लोग जानते हैं राजस्थानियों को उनके साफा से, घूंघट से। ऐसे में आपको क्या लगता है कि महिलाओं का जो घूंघट है वो अगर अपने मन से करती हैं तो वो ठीक है, हमें बहुत उनको बात भी नहीं करना चाहिए कि आप घूंघट हटाओ, और उनको ज़बरदस्ती नहीं बोलना चाहिए कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनो या सलवार सूट पहनो। अगर उनका वो परिधान है तो वो है। आप क्या मत है, घूंघट रहना चाहिए, हटना चाहिए? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना अलग बात है, और किसी को अगर आप पर्दा करवा कर उसके व्यक्तित्व का ही हनन कर रहे हैं तो वो अलग बात है। पर्दा अभिव्यक्ति को रोक देता है, महिलाओं को उनका आगे बढ़ने से रोकता है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ पर्दा प्रथा ख़त्म होनी चाहिए। और अगर कोई महिला स्वेच्छा से रखना चाहे, जैसे कि हम बहुत सारे मुसलमान देशों में भी देखते हैं कि वो कहते हैं हम स्वेच्छा से बुर्का पहनना चाहते हैं, इसी तरह अगर राजस्थानी महिलाएं बोले कि नहीं हमें पर्दा प्रथा हमारी आइडेंटिटी है, फीचर है, तो हमें नहीं हटाना है, उसमें आप क्या कहेंगी? मैम हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर रहे, पर हम उन्हें चीज़ों के जो प्रोज और कॉन्स हैं वो समझा सकते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। मतलब पर्दा हर हाल में आपके हिसाब से गलत है? जी अच्छा ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है राजस्थान की? मैम 66.1%। महिलाओं की? 52.1%। और पुरुषों की? पुरुषों की 79.2%। तो ये जो गैप देखने को मिलता है करीब 30% का, क्यों है इतना जो गैप है महिलाओं और पुरुषों के बीच लिटरेसी को लेके, साक्षरता को लेके? क्या कारण है कि राजस्थान जैसा राज्य जो कि काफ़ी क्या बोले राजा महाराजाओं की जगह रही है, वहाँ पे इतना गैप क्यों दिखता है? वहाँ पे तो अच्छा खासा पैसा भी रहा है। मैम सबसे बड़ी वजह उसमें पितृसत्तात्मक सोच रही है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें बोझ समझा जाता है। लड़कियों को बाल विवाह कर दिए जाते हैं तो उन्हें इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी शिक्षा जारी रख सके और आगे बढ़ सके। 2019 और 20 में हम जी रहे हैं, आज भी ये चीज़ें इतना प्रभावी हैं जिसकी वजह से साक्षरता में इतनी कमी दिख रही है? मैम मैं जहाँ तक समझती हूँ हमने काफ़ी कोशिश की है, उसके बाद भी चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हैं। ठीक है। अभी हाल ही में यूनेस्को ने अपनी एक हेरिटेज लिस्ट जारी की थी, उसमें एक शहर का नाम आया है लेटेस्ट। कौन से शहर को रखा गया है? मैम जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का। और कौन से कैटेगरी में रखा है?
वो कैटेगरी भी बताते हैं कि किस कैटेगरी में हम इस शहर को ये दर्जा दे रहे हैं। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? जब प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर घूमने के लिए आए थे तो राजा राम सिंह ने पूरे जयपुर को पिंक कलर से रंगवा दिया था, क्योंकि वो मेहमान नवाजी का प्रतीक है, इसलिए तब से ये परंपरा बन गई कि जयपुर पिंक सिटी। तो आज भी सब लोग अपने घरों में पिंक कलर ही करते हैं? मैम, सरकार ने कानून बनाकर ये प्रावधान किया है कि रोड्स और जितना मार्केट्स है वहाँ पिंक कलर ही किया जाएगा। ओल्ड जयपुर, ओल्ड सिटी जो है वहाँ पे अभी भी काफ़ी पिंक है, जो नई बसावट है वहाँ पे अलग कलर होने लगे हैं। ठीक है, आप महारानी कॉलेज के बारे में बता रही थी, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे। महारानी कॉलेज विशेषकर महिला कॉलेज है, आपको लगता है कि हम अलग से अगर पुरुषों और महिलाओं के कॉलेज बनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का प्रतीक है, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है इस तरह महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग रखने की, पढ़ाने की, इसके कोई तात्पर्य नहीं बचता है। आपका क्या कहना है? मैम, इसके पीछे दो चीज़ें देख सकते हैं। एक तो ये, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि कोएड में जितना डेवलपमेंट पर्सनालिटी का हो सकता है वो हम अगर सेपरेट कॉलेज बनाते हैं वहाँ नहीं हो पाता, पर राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो कुछ समय के लिए हम ये प्रावधान कर सकते हैं ताकि फैमिलीज़ ईजी वे में लड़कियों को भेज सके। और कुछ समय मतलब कितना समय? मैम, जब तक लिटरेसी रेट थोड़ा ठीक नहीं हो जाती और जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक इस प्रावधान को रख सकते हैं, उसके बाद तो शायद ज़रूरत महसूस नहीं होती ऐसी चीज़ें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।